को वर्गलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है, तो एफआईआर कटना चाहिए। एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने हमला किया, और एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। ये ऐसा है जैसे आप, अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इफ यू स्क्रीम फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, आप फिर उसको जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हुकूमत सिंध समेत सारे पाकिस्तान के सारे सूबे अपने हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, हर अदारा से तावन करेंगे, जहां से हमें लोग मंगवाना पड़ेगा हम मंगवाएंगे। और जो भी सूरत हाल है, अगर आप अपने डॉक्टर्स और नर्सेस से काम एक्सपेक्ट करते हैं, उनका सेहत और जिंदगी हमारा जिम्मेदारी है। हम मज़ाहमत करते हैं, पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं हर हमला पे, जो ना सिर्फ कराची में मगर मुख्तलिफ जगह में हो रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि उनका जान और जिंदगी को हम बचाएंगे। अगर कोई उनको खतरा में डालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम अपने महदूद वसाइल से वफाकी हुकूमत की नातावन और सैबोटाज के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कि हम इस वबा का नुकसान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी का सबसे अहम पहलू हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारा पूरा जोर होगा कि हमारा पर कैपिटा टेस्टिंग जो सूबाई सिंध की हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत की बिल्कुल मिनिमम मदद होने के बावजूद ये हमारा कैपेसिटी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भी आज भी सारे सूबे से ज़्यादा है। सिंध का जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पर कैपिटा, वो सारे सूबा का ज़्यादा है। हम इस पे और अहमियत दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल है, लेकिन हम जितना इजाफा कर सकते हैं हम करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जितना हम टेस्ट करते हैं, जितना हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट्स को, उतना हम उनका इलाज भी कर सकते हैं और बाकियों को नुकसान से बचा सकते हैं। तो हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हमारा हेल्थ केयर का कैपेसिटी का इजाफा करना, जो वैसे ही हम जंगी बुनियादों पे कर रहे थे, इसलिए हमें अंदाजा था कि अगर नॉर्मल ट्रैजेक्टरी थे लॉकडाउन का होते हुए भी हमारा कैपेसिटी पे स्ट्रेन होगा। अब भी हम स्ट्रेन देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ़ और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। वो वेंटिलेटर्स और आईसीयू का जिक्र करते हैं पूरे सूबे के, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हर सूबा का कैपिटल जो है वो एक उनके हेल्थ का कैपेसिटी है, वो जितना स्ट्रेंड है वो बाकी सूबा का शायद ना स्ट्रेन हो। लेकिन हर सूबा का जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, जो वेंटिलेटर नहीं है लेकिन आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है, और वफाकी हुकूमत उस फैक्ट को ऑब्स्क्योर नहीं कर सकती। जो शराय अमवात है, पहले दिन से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा के शराय अमवात बाकी सूबे से ज्यादा है, और जो टेस्टिंग है वो बाकी सूबे से कम है। हम कब तक खैबर पीटीआई का नालायकी ना अहली की वजह से, पहले दिन से आप सूबे सिंध से सवाल आप पूछते हैं, पहले दिन से मीडिया का निशाना, अपोजिशन का निशाना सूबा सिंध है। सूबा सिंध में सबसे ज्यादा रिकवरीज हुए हैं। हमारे लिए हर जान कीमती है। हमारे लिए हर जो मरीज इस मर्ज की वजह से खो चुके हैं हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन क्या किसी ने पीटीआई से पूछा कि चले बाकी सूबे अपनी जगह, जहां आपका हुकूमत सूबाई सतह पे है, जहां आपकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट में है, जहां आपकी हुकूमत वफाकी सतह पे है, उनके लिए तूने क्या किया? वहां क्यों शराय अमवात सबसे ज्यादा है? आपने कितना पैसा, चले सिंध हुकूमत को आपने पैसा नहीं दिया, पंजाब हुकूमत ने पैसा की रिक्वेस्ट मांगी है, पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पैसा की रिक्वेस्ट मांगी है,
کسی کرپشن کے لیے نہیں، اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے، ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں۔ پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے، پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارش چھوڑا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام، خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے، مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے، لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے، ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے، کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو، کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو، کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو، آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے۔ کتنے دفعہ خان صاحب نے آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے؟ ایک لیبرر سے، ایک محنت کش سے ملا ہے؟ اور آپ گن لے کتنے بزنسز، کتنے انڈسٹریلسٹ، کتنے بینکرز، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پریورٹی کیا ہے۔ اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا، گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ صرف کورونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں، اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں۔ جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں، لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو، آپ چاہتے بھی ہوں گے کہ یہ پرائیویٹائز ہو، لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن؟ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے، وہ قانون، وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا، آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے، آپ تنخواہ دیں گے، مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو۔ آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے، لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ ہم اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے۔ سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اور جو ٹڈی اور لوکسٹ کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، خط سے، کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے۔ اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے، یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے۔ 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا۔ ہمارا زراعت، ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا،
اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا نقص کا مسئلہ ہو، اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے، لیکن یہ صرف اتحاد کا رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے۔ ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا۔ آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا۔ یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے، وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے۔ آج تک اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، اب تک پورا نہیں ہوا ہے۔ اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے، اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے۔ آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں۔ آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا کیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال، لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں۔ سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے، اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے، وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل، وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو، تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ طبی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو، بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز
वफाकी जिम्मेदारी है। वफाक को इसलिए पैसा दिया जा रहा है कि वफाकी टेरिटरीज, चाहे वो इस्लामाबाद, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, जब फाता था फाता, उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, इसलिए हम इतना स्पेस, फिस्कल स्पेस देते हैं वफाकी हुकूमत पे। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। आज़ाद कश्मीर को क्या इसमें नोटिफिकेशन में डाल के आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम भेज रहे हो कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा है? ये क्या आपका जो सिलसिला चल रहा है, जो इल्जाम आप पे लगता है इस हुकूमत पे कि कश्मीर पे सौदा हो गया है, या क्या ये एक दूसरा स्टेप है उसका कि अब आप कह रहे हो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट ने वफाक करने पाकिस्तान का सूबा है और सूबा की तरह उनको, ये क्लैरिटी की जरूरत है। इसके ना सिर्फ संगीन इंप्लिकेशंस है हमारा डोमेस्टिक इश्यूज के लिए, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज के लिए। आप इस वक्त जब आप सबको पता है कि उस रीजन में क्या हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, इस पैगाम भेजना की क्या जरूरत था और इसकी क्या मतलब है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, हम तो काफी देर से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आईनी हकूक, गिलगित बल्तिस्तान की जो हक है देने के मुतालबा करते जदोजहद कर रहे हैं। अगर आपने उनको सूबाई स्टेटस देना है, सूबा के पावर्स देना है, तो कानून साजी करे, आईनी तरमीम करे। लेकिन अगर आप ऐसे एजेके और जीबी को एक एनएफसी में शामिल करेंगे तो वो उसका जो इलीगल रैमिफिकेशंस है, दे नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द लॉ। एंड जो मैसेजिंग आप भेज रहे हो आज़ाद कश्मीर के बारे में, ये मेरे लिए, मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक मैसेज है और वफाकी हुकूमत को इस पे गौर देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की तंजीम और सूबाई तंजीमों के एपीसीज के बाद हमारा बजट सेशन चल रहा है इस्लामाबाद में। जैसे ही बजट का जो मेन पहलू है वो ख़त्म होगा, रिक्वेस्ट करेंगे अपोजिशन लीडर से भी कि हम वफाकी सतह पे भी कोरोना एनएफसी और 18th अमेंडमेंट पे एक कंसेंसस बनाएं। अब मैं आपसे कुछ सवाल का जवाब देना चाहूँगा। वेट हमें कोऑर्डिनेट करना है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपसे पूछेगा। ये बता दें कि आप हमेशा फ्रंट लाइन सोल्जर की बात करते हो। इस मरतबा आपके सूबे में भी डॉक्टर्स ने बाकायदा स्ट्राइक की कॉल दी है। क्या आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर के साथ हैं? और दूसरी मेरी वन क्वेश्चन एट अ टाइम भाई, काशिफ भाई, एक क्वेश्चन। जहाँ तक मेरा फ्रंट लाइन सोल्जर्स की बात है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है और मैं आज आपके सामने ही कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान के सामने कह रहा हूँ, ना सिर्फ कराची, जहाँ जहाँ अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के नर्सेज, पाकिस्तान के पैरामेडिक स्ट्राइक पे होंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्ट्राइक पे होंगे। हम हमारा डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं हर एहतजाज में, हर मुतालबा में, और हर हमारे महदूद वसाइल से इतने सारे हमले साथ होते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो मुमकिन है करने की कोशिश करेंगे। तो जी, मैं अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ा हूं। कामरान को शुक्रिया। जहाँ तक स्टील मिल्स की बात है, आई थिंक देयर 2 पॉइंट्स टू मेक। एक तो आपका एक पार्टिजान पॉलिटिकल इशू जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मौक़िफ़ होगी और नून लीग की अपनी मौक़िफ़ होगी, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ स्टील मिल्स के बारे में साथ नहीं मिलेंगे। हम समझते हैं कि एक
مخصوص سوچ ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارا سٹیل ملز اور پبلک ادارے ہیں ان کو سیبٹاج کرتے ہیں، ان کو نان پروفیٹیبل بناتے ہیں، ان کو تاکہ وہ ان کو اونے پونے بیچ کے ان کو کاروباری طبقہ چلا سکے، خود پیسہ بنا سکے اور ہمارے ملک کے عوام کا کوئی یہ اثاثے نہیں رہے۔ لیکن اس وقت جو بھی آپ سمجھے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ سٹیل ملز کو ایک پبلک ادارہ ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہو کہ سٹیل ملز کو ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے، ہم اس بات پہ ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک پینڈیمک کے دوران، ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران آپ حکومت کا ایک بھی ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے فارغ کرنا ہے، آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے، تو یہ جو 10,000 سٹیل مل ورکرز ہیں ان کو تو پیسہ آپ دے دے، اور تیرا جو پورا فوج ہے وزیروں کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا، ایڈوائزرز کا، بیوروکریٹس کا، ان کا تو پیسہ کاٹے، ان کا پیسہ روکے۔ پینڈیمک کے بعد ہم لڑیں گے کہ کیا سٹیل مل پہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ارباب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھٹو صاحب اور محترمہ کے دور میں دو ادارے پاکستان کے بھاگنے کا جھومر تھے کہ اسٹیل میں اس کا ذکر کیا، دوسرا تھا پی آئی اے۔ اتنا بڑا حادثہ ابھی ہو گیا ہے پی آئی اے کا، اور دوسری بات کہ پی آئی اے میں اس وقت خوف کا ماحول ہے، وہاں پر ہر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ ایک سرکاری بندہ جو کہ وردی کے بغیر بیٹھا ہوا ہے مگر ہے وردی میں، اندر میں وردی باہر نہیں ہے، وہ خوف کا ماحول اس نے پیدا کیا ہوا ہے، اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے سرکار کو بتائیے۔ پی آئی اے بھی جیسے سٹیل ملز کا پی آئی اے کو بھی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے ان کو نہیں سنبھالا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک کسی بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ پروفٹ کے انداز سے چلا سکتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہت بڑا حادثہ، اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ، تو جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا، ہر کسی کے ساتھ کے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے۔ اور میں آپ کو کیا کہوں، اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ایئرپورٹس وفاق کا ہے، پی آئی اے وفاق کا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں، یہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث چھوڑا ہے، ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑے ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے۔ یہ عجیب انسان ہے۔ کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے، پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا۔ یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا۔ اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کے نقصان کو اٹھانا پڑے گا۔ وکیل راؤ، کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے، میز ہتھیار ڈال چکے تھے ہم، اور آپ کی وزیر
वजीर सेहत ने परसों इजलास में फरमाया कि लोग अब मक्खियों की तरह मरेंगे, तो इस तमाम तर सूरत हाल या इस प्रैक्टिस का अब कोई फायदा है, और इस सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन हमें नज़र आ रहा है वो एक बहुत मुश्किल और बुरा सिचुएशन है, जिसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा. हमें अपना पूरा कोशिश, मुझ समेत मेरा पूरा पार्टी और पूरा हुकूमत का कोशिश होगा कि हम जितने पाकिस्तान के अवाम के ज़िंदगी और सेहत को बचा सकते हैं, हमारा पूरा फोकस जो है और पूरा कोशिश जो है वो इसी पे होगा. हम जानते हैं कि पहले दिन से हमारा वज़ीर आज़म साहब ने हथियार छोड़ दिया था. ये जो भी इशू है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या हमारा ये कोरोना का मसला हो, बिल्कुल पीछे हट जाता है और कोई फैसला लेने को तैयार नहीं होता, कोई प्लान के तहत काम करने को तैयार नहीं होता. लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम अपना काम नहीं करेंगे, और हम अपनी आखिरी दम तक अपनी हर कोशिश से पाकिस्तान के अवाम को इस वबा से बचाने की कोशिश करेंगे. और काश 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 पाकिस्तान भी जो हम आपके सामने मशवरा करते थे कि जिस तरीके से हम इस वबा पे काबू पाते, अगर हम सख्ती के साथ और एक यूनिटी के साथ वो तरीका अपनाते, तो आज हम पाकिस्तान को खोलने की बात कर रहे होते. हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम की तरह हमारा मीशत भी खुल रहे होंगे, हमारा हॉस्पिटल्स खाली हो रहे our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately हमने वो मॉडल नहीं अपनाया. हमने अपने अवाम को और अपने मीशत को बचाने का मॉडल जो कि इटली, स्पेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ, इसलिए वियतनाम का वसाइल और आपका वसाइल कंपेरेबल है. वियतनाम के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि ये तो वर्ल्ड पावर है, इनके पास वसाइल है, लेकिन उनके कम और महदूद वसाइल के बावजूद फौरन एक्शन लेके अपने अवाम को एक यूनिटी के साथ बचाने का नतीजा ये है कि आज उन्होंने कोरोना को भी के नुकसान से भी अपने आप को बचा दिया और अपने मीशत को भी संभाल लिया. और पाकिस्तान का अफसोसनाक सूरत हाल ये है, अब हम ना कोरोना से बचेंगे और ना इस मुआशी बहरान से बच पाएंगे. हमें अब अपने तौर पे जो भी हम कर सकते हैं इस नुकसान को कम करने की के लिए वो कोशिश हम करेंगे. गाजी झंडी आपने फरमाया कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना के खिलाफ फर्स्ट लाइन फोर्स है, और स्पेशल गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी पेश किया है, अच्छी बात है. लेकिन मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सहाफ़ियों के हवाले से कि आज के दिनों में कोरोना के दौरान सहाफ़ी भी अपनी प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं और बाहर निकले हुए हैं. हमारे साथी कोरोना की वजह से शहीद हो रहे हैं, साथी बीमार हैं. लेकिन इससे पहले सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट की हैसियत में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे शहीद साथी अजीज मेमन का जो मर्डर हुआ था नशर और फेरोज में, उसमें 3 महीने तक वो एक मुअम्मा बना हुआ था, लेकिन सीएम साहब ने उनको सीरियस लिया और सीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद JIT बनी, जिसके बाद आज शहीद अजीज मेमन के जो कातिल हैं वो कानून के कटहरे में आ चुके हैं. हालांकि वो जो मरकजी कातिल है वो बाहर है, लेकिन हम सिंध के सहाफ़ी इस हवाले से आपके शुक्रगुजार हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथी के मर्डर को सीरियस लिया और कातिलों को बेनकाब किया. हमारे यहाँ अब भी आज जो प्रॉब्लम है, चेयरमैन साहब मैं आपका समझ कराना चाहता हूँ कि पुलिस हमारे साथियों को स्पेशली सिंध में विक्टिमाइज कर रही है. हमारे साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं. यहाँ पर आज़ाद डॉक्टर साहब बैठे हैं, घर से ताल्लुक है उनका. 3 दिन पहले उनके घर में, गाँव में पुलिस घर में घुस गई और बाद में पता चला कि गलतफहमी के बुनियाद पर उसके घर में जाके पुलिस ने उनकी फैमिली को निशाना बनाया. इसके अलावा हमारे इस्लाम कोर्ट के साथी हैं अशोक शर्मा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है. उसके घर में घुस के बदमाश गए हैं. उसकी वीडियो की विटनेसेस मौजूद है. वीडियो में नजर आ रहा है कि उसके घर की खवातीन चीख रहे हैं और उनके जो तशद्दुद हो रहा है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही. कल एक
आपकी रिपोर्ट पर पुलिस ने 20 बाजार तशद्दुद किया है, उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि पुलिस वाले साहब को सड़क पे पकड़ के मार रहे हैं, लेकिन पुलिस उसकी FIR नहीं ले रही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम हमारे जो कोरोना में मुतासर साथी हैं उनको अगर गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट किसी हद तक फैसिलिटेट कर रही है तो आप फेवर दें, और जो सिंध में मुसलसल पुलिस की प्रैक्टिस जारी है विक्टिमाइज करने वाली, उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने हमें पहले काफी हेल्प आउट किया है, सीएम साहब ने ऐवान में भी आवाज बुलंद की है, लेकिन वो प्रैक्टिस खत्म नहीं हो सकती। Okay, आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल आप मुझसे पूछे। सबसे पहले कि जहाँ तक कोरोना का रिलीफ है, मैं शुरू से कहना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इसमें साथ देते और वफाक और सूबाई हुकूमत को साथ मिल के जो भी हमारा मुल्क में इससे मुतासर है, हमारा पूरा कोशिश होता उनका मदद करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन हमारे महदूद वसाइल के बावजूद हमारा बजट प्लानिंग भी चल रहा है। हमारा कोशिश यही होगा कि हम मुतासरीन को और विक्टिम्स को मदद करें, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, गरीब अवाम को, जितना भी पैसा हमें मिलता है उतना हम अपना उनको प्रायोरिटी पे रिलीफ पहुंचाएंगे। हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हमारा डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए वो वाकई ही हमारा सबसे फ्रंट लाइन है, उन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह ताला रिस्क अलाउंस समेत बहुत से फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगे और हम इंशाल्लाह और हायरिंग्स भी करेंगे वहाँ। जहाँ तक जर्नलिस्ट की सपोर्ट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पूरी दुनिया में असली सियासत की ज़रूरत है, सीरियस सियासत की ज़रूरत है। एक पैंडेमिक के दौरान जब गलत खबरें और झूठी खबरें चल रहा है जिससे कि नुकसान हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे, इसमें आप हमारा एलाइज हैं, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना भी सिंध हुकूमत की तरफ से हो सकता है आपके लिए होना चाहिए। और नासिर शाह साहब ने मुझे यकीन दिलवाया है कि इस पे काम हो रहा है। एक सजेशन है जिस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर करूं, शायद इस तरीके से ये एक्चुअली हो जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने ऐड के पैसे देने हैं आपके इदारे को, तो हम किसी तरीके से वो टाई करें ताकि वही ऐड के पैसे जो है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जाएं, और हम इस तरीके से अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और इंश्योर करें कि वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका जो नुमाइंदे हैं या तंजीमें हैं जो आपका नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिल सकते हैं, नासिर शाह साहब के साथ मिल सकते हैं, आपके इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी, और हम एक इस किस्म का अगर फॉर्मूला तय कर सकते हैं, तो इस तरीके से आई बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि पैंडेमिक के दौरान जब मेरा काम पैसा है लेकिन अवेयरनेस और कैंपेन्स चलाना ज़रूरी है, तो मैं उन इदारे को सिंध हुकूमत का अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जो आगे है वो उनके एम्प्लॉयज़, उन लोगों को हम पहुँचे। एंड इसके लिए अगर हम एक ट्रांसपेरेंट तरीका निकाल सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक कोरोना रिलीफ का एक एफर्ट हो सकता है। इससे तो जो भी आप तय कर सकते हैं नासिर शाह साहब से, हमारा वसाइल से जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। ना ऑन द अदर इशू, सो एक है ये इशू जो आप अमेरिका का नज़र आ रहा होगा, एक जमहूरी ममालिक में वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का जो द लास्ट ये पुलिस होता है अमेरिका में या कॉप्स होते हैं, दिस आर द लास्ट डिक्टेटरशिप्स इन अमेरिका, और उस छोटा पुलिस ऑफिसर में जितना पावर है वो दूसरे में के पास नहीं है। और जहाँ भी नुकसान, जहाँ भी अब्यूज़ होगा वहाँ पे रिएक्शन होगा, वहाँ पे एहतजाज भी होगा। पाकिस्तान में भी हमारा एक क्रॉनिक अब्यूज़ का एक आमरीत का होने की वजह से होता रहा है और आज तक हो रहा है। जहाँ तक अजीज़ मेमन साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ था और वो जिस तरीके से मेरे जमात पे वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, आई एम ग्लैड कि ये JIT से आप
मुतमिन हो और सहाफ़ी तंजीमें भी मुतमिन हैं, लेकिन हम उस दिन तक मुतमिन नहीं होंगे जब तक सब लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं हो और ये केस जो है वो आखिरी पॉइंट तक ना पहुंच पाए। जहाँ तक ये केसेस है ऑफ अब्यूज़, मैं समझता हूँ कि सिंध का जो केसेस है ये हैरान कुन बात है कि ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में ज़्यादा केसेस हैं सहाफ़ी के खिलाफ दूसरे सूबे के मुताबिक। अब ना और ये साथ साथ ना सिर्फ FIRs मगर टेररिज्म के FIRs। तो इसका मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को और CM सिंध को और होम डिपार्टमेंट को हर एक FIR, खास तौर पे जो ATCs है, लेकिन एक रिव्यू होना चाहिए हर एक FIR पे जो सहाफ़ी के खिलाफ दर्ज किया गया और इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना चाहिए कि ये क्या है। मैं जानता हूँ कि सिंध के सहाफ़ी बहुत बहादुर है, वो इन इश्यूज को उठाते हैं जो शायद दूसरे सहाफ़ी ना उठाए, और पाकिस्तान में इश्यूज उठाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद सहाफ़त के साथ खड़ी है, और हम चाहते हैं कि एक वो रिव्यू हो जाए कि ये जो केसेस है, FIRs है, सियासी FIRs है या नामालूम FIRs है, उनका इन्वेस्टिगेशन हो और वो केसेस का हमारे तरफ से ये कदम ज़रूरी है। और जो हमारा पुलिस का ये बॉडी बना है सेफ्टी कमीशन, उसमें एक जर्नलिस्ट का या प्रेस क्लब्स का नुमाइंदा भी हम अगर कानून साजी के तहत वो शामिल करें, वो एक अच्छा कदम होगा। इसलिए जिस तरीके से अब्यूज़ तो हर जगह होता है और इंडिविजुअल्स भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सहाफ़त को निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से सिंध में हमारा इसके नंबर्स नज़र आ रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं ताकि हम, चाहे वो कोरोना का रिलीफ का इश्यूज़ हो या जर्नलिस्ट के अब्यूज़ का इश्यूज़ हो या इस किस्म के FIRs हो, हम मिल के इसके हल निकालें। पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे जहाँ हमारी हुकूमत है इस वक्त, सिंध के सहाफ़ी को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आपने हमारा क्रिएशन से तनकीद की है, हमने आपका तनकीद को ना सिर्फ बर्दाश्त मगर वेलकम की है, लेकिन ये हमारा तारीख का हिस्सा नहीं रहा और ना ही रहेगा कि सहाफ़ी के साथ इस किस्म की ज़्यादती हो। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा हुकूमत को मदद करें ताकि हम ये मसला हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन संजय। भाई संजय, लास्ट क्वेश्चन संजय करें। संजय, But I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please. No. पाकिस्तान की जो डेली पर कैपिटा मोर्टेलिटी रेट है, डेली डेथ्स के जो पर कैपिटा है, वो हमारा हमसाया से अब तेज़ी से बढ़ गया है। और मैं आपको नासिर शाह साहब के थ्रू वो स्लाइड्स भी भेज सकते हैं इसके। फारूक, ये उसको मुकम्मल करने दें। दादी क्या किया तुमने? वो हमारा एक टूल किट होना पड़ेगा, बहुत से हथियार होंगे जिससे हम कोरोना से लड़ते हैं। उसमें लॉकडाउन एक हथियार है, अकलौता हथियार नहीं है। हम समझते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन को फ़ायदेमंद इस्तेमाल किया जा सकता था, किया भी सही, शुरू में वो आपके सामने है, और फिर उसके बाद एक साजिश के तहत अंडरमाइन किया गया। शायद उतना आसानी से
अगर हम चाहते भी है, हम उतना आसानी से एक लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे पूरा मुल्क में इस तरीके से. लेकिन मैं इस हथियार को बिल्कुल एज एन वे नॉट रेडी टू कंप्लीटली लीव दिस टूल. एक तो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हेल्थ कैपेसिटी में इजाफा करना, मैसेजिंग कैपेसिटी में, अवेयरनेस कैंपेन में इजाफा करना, वो तो हमारा स्ट्रैटेजी और कंपोनेंट का हिस्सा है. और जहां तक हमारा लॉकडाउन की बात है, वो फेजेस, जोन्स और फिर कंप्लीट लॉकडाउन, सारे ऑप्शंस सिंध हुकूमत के पास है. और जिस तरीके से हमारा एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हमें एडवाइस कर सकते हैं कि हम इस बीमारी के फैलाव को कम कर सकते हैं, अगर हमने इस चेन को ब्रेक करना है तो कैसे हम करते हैं, तो उसमें जी लोकल लॉकडाउन्स एंड लार्जर लॉकडाउन्स ऑप्शंस तो वो कंसिडर हो पाएंगे. फारूक, Mr. Chairman, my name is Farooq. I'm from Associated Press. I just want a few comments in English, if you don't mind. Sure, sir. What problem is your party facing in Corona, like COVID-19? And the part of second is insane. And what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing of sin? Sorry, your second questions? Second question is, what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing of sin? Okay, thank you, sir. आपका सवाल का शुक्रिया. And from the very first day, the Pakistan People's Party Sindh government has not only been trying to save the people of our own province, to save their lives, to save their health, but to save all the people of Pakistan. And we feel that at the start, when this virus first hit our shores, then we were successful. That the government of Sindh, the people of Sindh's initiative, their sacrifice not only led to us saving our own citizens, but because the people of the government of Punjab, the government of Balochistan, Islamabad capital that Imran Khan controls, AJK, Gilgit-Baltistan, Pakhtunkhwa or Balochistan, followed the steps taken by the Sindh government. In the initial days, we managed to stop the spread of this virus. We saved Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar from becoming the next Italy, the next New York, the next Wuhan. But since then, we've faced a consistent campaign of misinformation, character assassination, and outright sabotage against, in the face of, from the federal government, for every step we have taken to protect our citizens, whether it is to provide them relief through a relief ordinance for the lockdown, to secure their jobs, to secure their livelihoods, to secure their living space, the rented areas that they're living. The federal government opposed us tooth and nail. Whether it was to help stop the spread of the virus, to lock down the city, on that front, the local leadership to the federal leadership, we were opposed tooth and nail. And that very misinformation that was spread and is still being spread is the biggest hurdle we face. Because we face this disinformation, and the doctors and the nurses treating the patients also feel this suffer from this, the consequences of this misinformation. The average citizen of Pakistan is confused when the government keeps changing its position. On the first day, the Prime Minister said it's a flu. Then we had recordings on our phones that whenever you called someone in Pakistan, it would say, don't worry, it's not a life-threatening illness. Corona se darna nahi, ladna hai. Then that audio recording, we had consistent change in positions, point of views from the federal government. That is not only sabotaged the little efforts that we've made, but has spread a lot of confusion. And I don't only think that it is politically irresponsible, that it is not the role of the Prime Minister, it is not within the leadership qualities that in a time of crisis one would play such politics. But as you say in your second question, that what do I say to the criticisms that the Prime Minister is making of Sindh? I ask that why is the Prime Minister criticizing Sindh? Does he not see any other part of Pakistan? Does he not see that in his own province the highest death rate from corona is in the province of Khyber Pakhtunkhwa? Does he not
see that the lowest tests being conducted are in that very same province? How does he explain what is happening in Punjab? Why must he criticize Sindh? If he didn't want to help us, if he doesn't want to support us, at the very least, don't sabotage us. So I feel that at this time, the Prime Minister's criticisms are insincere, disingenuous, and political. And I pray that the better sense prevails so that we can collectively not only protect the lives and the health of our citizens, but protect their livelihoods as well. The Prime Minister has engaged in disinformation, drawn false parallels with countries at different stages of the virus, and now has to face the fact that our citizens are going to suffer both from the virus and an economic crisis. And when we could have been amongst the countries such as Vietnam and New Zealand, who've managed to control this menace, we are unfortunately destined to face the fate of Brazil and Sweden, who are seeing immensely high mortality rates per capita as a result of their herd immunity policies. Thank you, everyone. Thank you.